गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारे मीडिया पार्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय स्ववृत्त लेखन यानी बायोडेटा लेखन। बायोडेटा किस तरह से लिखने चाहिए, स्ववृत्त होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ववृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह होता है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्यतर गतिविधियां इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। और मैंने आपको बताया था कि स्ववृत्त में क्या क्या बातें जरूरी होती है। कैसे इसके दो पक्ष होते हैं, जिनमें एक उम्मीदवार का पक्ष होता है तो एक नियुक्तिकर्ता का पक्ष होता है। स्ववृत्त में क्या करना चाहिए, यहाँ तक अपना हो चुका था। स्ववृत्त कितना लंबा होना चाहिए, तो देखिए हम बात करते हैं पुनः स्ववृत्त की। जब चाचा जी नरेंद्र को समझाते हैं कि ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना स्ववृत्त भेजेंगे, और जितने लोग भेजेंगे ये सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे। अतः इस स्थिति में स्ववृत्त 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहाँ पर यदि स्ववृत्त 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो सकता है। यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला है, अब नरेंद्र कह रहा है ये बात, यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला है उनका स्ववृत्त 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तब चाचा जी बोलते हैं कि हाँ, मोटे तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो। एक बात और समझने की है कि स्ववृत्त क्या होता है, साफ सुथरे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए। व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बातें छोटी लग सकती है मगर उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न कर सकती है। नियोक्ता को ऐसा लगता है या लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसके शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया और कहा कि चाचा जी, शुरू में आपने कहा था कि स्ववृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है, क्या आप इसे और समझाएंगे? तो सूचनाओं का सिलसिला किस प्रकार से होना चाहिए। अब तो यहाँ पर चाचा जी नरेंद्र की बात का प्रत्युत्तर देते हुए अनुभव सिद्धवाणी में बताते हैं कि बेटे, स्ववृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्यतर गतिविधियां इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। चाचा जी कहते हैं कि स्ववृत्त के ये जो अवयव मैंने तुम्हें बताए हैं वे केवल उदाहरण के लिए हैं, आवश्यकता अनुसार इनमें फेरबदल किया जा सकता है। तब नरेंद्र ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की और कहा कि व्यक्ति परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए। तब चाचा जी ने समझाया कि व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन का नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जा सकती हैं। लेकिन व्यक्ति परिचय में जन्म तिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहाँ एक ही नाम के कई उम्मीदवार होते हैं और पिता के नाम और जन्मदिन के आधार पर ही उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है। तब नरेंद्र की जिज्ञासा और बढ़ जाती है और नरेंद्र अगला सवाल उठाता और कहता है कि चाचा जी, व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डाली जानी चाहिए। तो
नरेंद्र का सवाल जैसे ही चाचा जी के पास आता है तो चाचा जी उत्तर देते हैं कि यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाद डाली जा सकती है। लेकिन तुम्हारी तरह जो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले हैं उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद किसकी चर्चा करनी चाहिए? अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिनमें प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री का विवरण, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी का उल्लेख होना चाहिए। इतनी बात होने के बाद नरेंद्र ने फिर से चाचा जी के सामने सवाल किया कि पढ़ाई या लिखाई या अनुभव की चर्चा तो ठीक है, मगर कार्यतर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? अब कार्यतर गतिविधियाँ जो शिक्षा की योग्यताओं से हटकर के जो गतिविधियाँ होती है उनकी चर्चा, क्योंकि वही बातें होती है जो नियुक्तिकर्ता को अपनी ओर आकर्षित करती है। उससे व्यक्तित्व का परिचय मिलता है कि विद्यार्थी का इस कार्य के अतिरिक्त और किन कार्यों में रुझान है। चाचा जी सोफे पर बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे। वे खड़े होकर कमरे में चहलकदमी करने लगे और खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे, क्या कहते हैं कि जब नियोक्ता यानी नियुक्ति देने वाला किसी उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है। कार्यतर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारियां मिलती है और पद के लिए उसकी योग्यता को तय करना आसान हो जाता है। मतलब इसका मतलब यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है तो ये माना जा सकता है कि उसमें टीम भावना अवश्य ही होगी। अगर किसी को भाषण या वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं तो इससे उसकी वाक्पटुता यानी बोलने की कला और संभाषण कला का पता चलता है, बातचीत करने की कला। यदि तुम्हारी ऐसी कोई गतिविधि या हॉबी हो जो तुम्हारी उम्मीदवारी को सबल या मजबूत बनाती हो तो उसकी चर्चा करना मत भूलना। तब नरेंद्र बोल पड़ा कि चाचा जी मुझे तो भाषण और वाद विवाद में बहुत सारे पुरस्कार मिले, पर्यटन का भी मुझे शौक है, मतलब घूमने फिरने का। क्या मुझे अपने स्ववृत्त में इनकी चर्चा करनी चाहिए थी? तो चाचा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोले, क्या अब तक तुम इसकी चर्चा करना भूल जाते थे? अगर तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद पाना चाहते हो तो तुम्हारी इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मीदवारों से मीलों आगे ले जा सकती हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो वाक्पटु यानी बोलने की कला में कुशल हो और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता हो। चाचा जी को अचानक से एक बात और याद आती है। वो कहते हैं जो महत्वपूर्ण है कि स्ववृत्त में 2-3 वैसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवार के रिश्तेदार ना हो, मगर उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं से परिचित हो, और जिन लोगों का विवरण दिया जाए वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। यदि वे उसी क्षेत्र के, मतलब जिस सेक्टर में आप अप्लाई कर रहे हो, यदि वे उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हों जिस क्षेत्र में उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, मतलब बेस्ट हो जाएगा। तब नरेंद्र कहता है कि मगर चाचा जी जो उम्मीदवार पहले से कहीं काम कर रहे हैं वे तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे, मगर वे क्या करें जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं और संबंधित उद्योग या क्षेत्र के लोगों से जिनका परिचय नहीं है। तब नरेंद्र की जिज्ञासा को शांत करते हुए चाचा जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए। कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में नियोक्ता प्रिंसिपल या प्रोफेसरों की राय को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि
इन लोगों ने उम्मीदवार को विद्यार्थी के रूप में कई वर्षों तक नज़दीक से देखा और परखा होता है। आपके समझ में आई बात कि जब आप इस स्कूल से निकल जाओगे और आपको कहीं पर अप्लाई करना होगा तो कॉलेज से मतलब यहाँ से निकलने पर तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने यहाँ के टीचर्स के आदि के नंबर देने चाहिए। और आप देखना आगे जब जाओगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी। आप जैसे आगे नीट की कोचिंग करने या कहीं जाते हो तो वो कोचिंग वाले भी यहाँ के टीचर्स के आपसे नंबर मांगते हैं। अब नरेंद्र की सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। चाचा जी को धन्यवाद देते हुए वो बोलता है कि चाचा जी आपने इतनी बहुमूल्य जानकारियाँ दी, अब शायद स्ववृत्त की वजह से मैं खारिज नहीं किया जाऊंगा, शायद अगली बार मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा। चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले कि धन्यवाद इस प्रकार नहीं, पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अखबार लेकर आओ। मैंने अब तक अखबार नहीं देखा है, और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक पारायण संपन्न करता हूँ तब तक तुम मुझे अपना एक स्ववृत्त बनाकर दिखलाओ, मैं भी तो देखूँ कि मेरी बातों का तुम पर क्या असर पड़ा है। धन्यवाद, बाकी अगले वीडियो में।